हमारी 1 करोड़ करियर क्लब की सीरीज का सबसे पहला करियर है मैनेजमेंट कंसल्टिंग। नाम से पता लग रहा है किसी भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को कंसल्टेशन देना। अगर कोई कंपनी आपके पास आती है और ये कहती है कि उनकी सेल्स गिरे जा रही है और उन्हें कारण समझ नहीं आ रहा, या उनको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और वो जानना चाहती है कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना उनके लिए फायदे वाली चीज है या नुकसान वाली। अगर किसी कंपनी को फॉरेन में किसी दूसरी कंट्री में कोई नई यूनिट खोलनी है, अगर किसी कंपनी को अपनी कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो इन सारी प्रॉब्लम के लिए वो जिन लोगों को अप्रोच करेगी उन्हें बोलते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम क्या होगा कि वो कंपनी की प्रॉब्लम सुनेगा, वो उस प्रॉब्लम पर रिसर्च करेगा, मार्केट के ट्रेंड को देखेगा, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करेगा और साथ के साथ में कंपनी के पिछले फाइनेंशियल्स को भी देखेगा और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स को भी देखेगा। उसके बाद का काम होता है कि उनको अपनी एक्सेल वर्किंग्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होती है। एक्सेल वर्किंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेस पे वो ये डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, उनके पास कोई रेस्टोरेंट की चेन आती है और ये कहती है कि हम लॉस में जा रहे हैं, तो उनका काम होगा उस प्रॉब्लम में ये देखना कि क्या उस रेस्टोरेंट चेन का रेंट बहुत ज्यादा हाई है, क्या उनकी डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, क्या ऑपरेशन में बहुत ज्यादा खर्चे लग रहे हैं, क्या एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई है, कहीं उनके मेन्यू में बहुत सारे आइटम तो नहीं है जिनकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। इस तरह आपको प्रॉब्लम का डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के बाद में आप कंपनी के मैनेजमेंट के सामने जाकर अपना आइडिया, अपना सोल्यूशन उन्हें प्रेजेंट करोगे। हो सकता है आपको बार बार क्लाइंट के प्लेस पे जाना पड़े। आपका क्लाइंट अगर इंडिया में किसी जगह, इंडिया से बाहर कहीं बैठता है, तो आपको फ्रीक्वेंटली वहां ट्रैवल करना पड़ेगा और आपको बार बार अपने काम को रिवाइज करना पड़ेगा और उसमें रिवीजन करने के बाद में आपको एक फाइनल स्ट्रेटजी पे पहुंचना होगा जिसके बेस पर क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन को अप्लाई करेगा। तो जिन लोगों को बिजनेस और स्ट्रेटजी से रिलेटेड कंटेंट पसंद है, जिन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, जिन लोगों को किसी भी चीज के डीप में जाना पसंद है, डेडलाइन का प्रेशर हैंडल करना आता है, उनके लिए प्रोफाइल बहुत ज्यादा सुटेबल प्रोफाइल है। अब अगली बात कर लेते हैं एजुकेशन और स्किल्स की, कि अगर आपको इस प्रोफाइल में घुसना है तो किस तरह की एजुकेशन आपको चाहिए और किस तरह की स्किल्स आपको चाहिए। एजुकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि आप सब 12th के बाद में बीकॉम करने वाले हो, तो बीकॉम में करनी है आपको बीकॉम ऑनर्स और साथ के साथ आपको बीकॉम रेगुलर से करनी है, आपको डिस्टेंस से नहीं करनी, अगर आप इन करियर्स में ब्रेक इन करना चाहते हो तो। इसके अलावा अगर आपकी कैंपस प्लेसमेंट होती है बीकॉम के बाद में ही, तो आपको उसमें बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल चूज करनी है। बिजनेस एनालिस्ट, ना कि ऑडिट असिस्टेंट या टैक्स कंप्लायंस या इन सब ट्रेडिशनल करियर्स में आपको नहीं जाना। बिजनेस एनालिस्ट की आपको प्रोफाइल चूज करनी है, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल है जो आपको आगे इस करियर में लेकर जाएगी। इसके अलावा आप बीबीए भी कर सकते हो, बीबीए में आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। और जिन लोगों का ये प्लान है कि उनको सीए करना है, तो जो सीए के टॉप रैंकर्स होते हैं या जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड होते हैं, उन्हीं को इस प्रोफाइल में जाने का सबसे ज्यादा मौका मिलता है। और अगर आप सीए में रैंक नहीं ला पाए तो भी कोई बात नहीं, आप लेटर ऑन किसी भी टॉप कॉलेज से एमबीए कर सकते हो। एमबीए में आपको स्ट्रेटजी से एमबीए करना है और स्ट्रेटजी से एमबीए करने के बाद में आपकी इस प्रोफाइल में एंट्री बहुत आसान हो जाएगी। इसके अलावा कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तो बेसिकली आज के डेट में आपको एआई टूल्स इस्तेमाल करने आने चाहिए, एआई एजेंट बनाने आने चाहिए। और इसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट, एसक्यूएल या पाइथन, यानी कि जो पाइथन लैंग्वेज होती है उसकी भी आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आना चाहिए और आपको अपना काम प्रेजेंट करना पावर पॉइंट के थ्रू बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपके काम की कीमत आगे बढ़ेगी। अब मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो है ये काफी ब्रॉड वर्ड है, तो इसके अंदर कई सारी और प्रोफाइल्स आती हैं। इनमें सबसे जो टॉप की प्रोफाइल है वो है स्ट्रेटजी कंसल्टिंग। स्ट्रेटजी कंसल्टिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रोफाइल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं एमबीबी, यानी मैकेंजी, बीसीजी और बेन एंड कंपनी। ये 3 दुनिया की सबसे टॉप कंसल्टिंग कंपनीज हैं जिनके अंदर स्ट्रेटजी कंसल्टिंग की प्रोफाइल अवेलेबल होती है। इसके अलावा भी दूसरी कंपनीज में होती है। तो स्ट्रेटजी कंसल्टिंग में बेसिकली अगर किसी कंपनी को मार्केट में एक्सपेंशन करना है, किसी दूसरी कंपनी को अपने अंदर मर्ज करना है, या फिर उन्हें ऑल टुगेदर नए मार्केट में एंट्री लेनी है, यानी कि उनकी प्रेजेंस एशिया में है लेकिन उन्हें यूरोप के मार्केट में एंटर करना है, तो ऐसी चीजों के लिए कंपनीज इन फर्म्स के पास आती हैं और इनसे हेल्प मांगती है। इसके बाद में आता है ऑपरेशन कंसल्टिंग, यानी कि अगर किसी कंपनी को अपनी फैक्ट्री की कॉस्ट कम करनी है, फैक्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ानी है, अपने ऑपरेशंस को ठीक करना है, ऑपरेशन में होने वाली कॉस्ट को कम करना है, तो ये हो गया ऑपरेशनल कंसल्टिंग। इसके बाद में आता है फाइनेंस कंसल्टिंग। कंपनीज को अगर अपना बजट बनाना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है या फिर स्ट्रक्चरिंग करनी है, इन सब के लिए होती है फाइनेंस कंसल्टिंग। इसके बाद में आती है एचआर और पीपल कंसल्टिंग। अगर किसी कंपनी को अपने यहां पर सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करना है, नए लोगों को एम्प्लॉय करना है या कुछ लोगों को फायर करना है, तो उन सब के लिए भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट का सहारा लिया जाता है।
फिर आता है टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग। अगर किसी कंपनी को अपने यहां पर एआई सिस्टम लगवाना है, कोई ईआरपी इंप्लीमेंट करवाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है या लगवाना है, या फिर अपनी प्रोसेस को ऑटोमेटेड करना है, तो उसके लिए वो टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट का सहारा लेते हैं। ये प्रोफाइल ज्यादातर बिग फोर कंसल्टिंग फर्म्स के पास में होती है, जैसे कि केपीएमजी, डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी वगैरह। और इसके बाद में आती है पॉलिसी कंसल्टिंग। इसमें पब्लिक पॉलिसी कंसल्टिंग या पॉलिटिकल कंसल्टिंग, जब भी गवर्नमेंट को किसी पब्लिक पॉलिसी को बनाना होता है या फिर किसी भी एनजीओ को इस पॉलिसी पे काम करना होता है, तो वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट का सहारा लेते हैं, स्पेसिफिकली पॉलिसी कंसल्टेंट्स का। अब हो सकता है आपको इन सब में थोड़ा डाउट हो रहा हो या फिर डिटेल में समझना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उन चीजों पर डिटेल में वीडियो अलग से बना दूंगा। इसके बाद बात करते हैं सैलरी और करियर ग्रोथ की, कि अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में घुसते हो तो आपका सबसे पहला रोल रहेगा एनालिस्ट। एनालिस्ट के बाद में आप कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, मैनेजर, प्रिंसिपल और पार्टनर के लेवल तक पहुंचोगे। यहां पर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो इंडिया में एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 25 लाख रुपए के आसपास है। और उसके बाद में आप अगले 8 से 10 सालों में जब आप पार्टनर, प्रिंसिपल लेवल तक पहुंचते हो तो आप 1 करोड़ प्लस तक कमा सकते हो। और साथ के साथ में इसके अलावा आपके बोनसेस इतने हाई होंगे कि कई बार वो आपकी सैलरी से भी ज्यादा होंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस प्रोफाइल में काम करने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। सबसे पहले फायदों की बात करते हैं, तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। आपके पीयर ग्रुप से, आपके साथ में पढ़े हुए लोगों से आप कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा कमा रहे होंगे। इसके अलावा आपकी नेटवर्किंग इतनी सॉलिड होगी, क्योंकि जितने भी ब्राइट माइंड्स होते हैं वो यहां पर काम करते हैं। सारे के सारे लोग आपको किसी न किसी एलीट बिजनेस स्कूल से, रैंक होल्डर्स या इस तरह के लोग मिलेंगे जो कि वहां पर काम कर रहे होंगे। तो आपके आसपास के जो लोग होंगे, आपकी जिन लोगों से बातचीत होती होगी, आपकी जिनसे नेटवर्किंग होगी, वो बहुत स्ट्रांग होगी। इसके अलावा आपको कंपनीज के सीईओ, सीएक्सओस के साथ में डायरेक्ट काम करने का मौका मिलेगा, तो आपका उनके साथ में भी कनेक्शन और कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे और उनको आपकी कैपेबिलिटी का बहुत अच्छे से पता होगा। तो आप किन्हीं एमबीबी फर्म्स या बिग फोर्स में काम करने के बाद में आप इंडस्ट्री में भी ब्रेक इन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ट्रैवल और बहुत अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स में स्टे करने को मिलेगा। क्लाइंट के खर्चे पर आप कई बार बिजनेस और फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे होंगे। और इसके अलावा 5 स्टार होटलों में रहना आपके लिए ऐसा होगा जैसे कि आप अपने घर में रहते हो। ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोथ करियर है। यहां पर आप एनालिस्ट से लेकर पार्टनर तक कुछ ही सालों में बन सकते हो, यानी कि कुछ ही सालों में आप करोड़ों रुपए की सैलरी को टच कर सकते हो। जब आप किसी भी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में काम करते हो तो वहां पर आपको अलग अलग फील्ड्स में काम करने का मौका मिलता है। हो सकता है कि आप कभी किसी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, या हो सकता है आप कभी किसी फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री के लिए काम करते हो। कभी आपको स्पोर्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा, तो कभी आपको पॉलिटिक्स में काम करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह जब आपको अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप उनमें से एक फील्ड जिसमें आपको काम करने में मजा आया हो, आप उसे चूज कर सकते हो और उसकी अपनी कंसल्टिंग फर्म खोल सकते हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि आपको उस इंडस्ट्री की डीप डाउन जानकारी होगी। अब बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री में काम करने के नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान तो यह है कि आपको बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम करना पड़ेगा। 70 से लेकर 90 घंटे तक काम करने को ऐसा माना जाता है कि आपका वीक नॉर्मल गया है। आपको पर्सनली अपने के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपकी हर दिन फ्रीक्वेंट डेडलाइंस रहेगी। हो सकता है आपको कोई रात को काम मिला हो और आपको सुबह उस काम को डिलीवर करना हो, तो इस तरह की आपको डेडलाइंस दी जाएंगी। इसके अलावा आपको ट्रैवल बहुत करने का मौका मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि वो ट्रैवल आपके लिए बहुत थका देने वाला हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशन पे काम करना होगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। आपको अपनी बात बहुत कम शब्दों में मैनेजमेंट को समझानी है। मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी कहानी सुने। तो इस वजह से आपकी जितनी स्टोरी टेलिंग अच्छी होगी, उतना ही आपको इस करियर में आगे जाकर फायदा होगा। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो और आपको इस फील्ड की डीप डाउन नॉलेज मिली हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और करियर्स पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उन पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। और इसके अलावा आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करना, इस सीरीज को देखना। आपको जो भी इसमें डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके डाउट सारे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।